हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिववुड। माई सेल्फ पूजा और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड वीडियो कंपाइलेशन ऑफ जनवरी 2024। आज के वीडियो में हम जनवरी मंथ के सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड, बुक्स एंड ऑबिचुरीज को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये करेंट अफेयर्स आप लोगों के लिए, सभी एग्जाम के लिए, अगर आप कोई स्टेट एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी एग्जाम, आरबीआई ग्रेड बी, एसबीआई या फिर सेबी का एग्जाम है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, एनडीए, आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी एग्जाम के अगर आप सिलेबस को उठाकर देखिएगा तो वहां पर अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स, बुक एंड ऑबिचुरीज आती हैं। तो आज हम इस सेगमेंट को जनवरी मंथ के कंपाइलेशन में कवर करने वाले हैं। तो कंप्लीट जनवरी 2024 के अवार्ड्स, ऑबिचुरीज, बुक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे एंड चैनल पे पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे रिमेनिंग जो कंपाइलेशन आने वाले हैं आपको उनका अपडेट मिल सके। पीडीएफ के बारे में बात कर लेते, काफी बच्चों ने मैसेज भी किया था। तो पीडीएफ अभी नहीं दी जा रही है, पहले कंप्लीट कंपाइलेशन हो जाने दीजिए। मैंने बताया था कि 5 to 6 पार्ट्स है कंपाइलेशन के। अभी इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, ये सेकेंड पार्ट है। एक बार पूरा कंपाइलेशन हो जाए फिर हम उसे एक मैगजीन के फॉर्म में डेफिनेटली आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और डेली करंट अफेयर्स के लिए या आपके कोई भी डाउट है वो पूछने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप सिंपली सर्च करते हैं करंट अफेयर्स विद पूजा मैम तो भी आप मुझे टेलीग्राम पे सर्च कर लेंगे। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ अपॉइंटमेंट्स हम देखेंगे। ओके, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे अपॉइंटमेंट की बात करते हैं हम। 16th फाइनेंस कमीशन, 16वें नंबर का वित्त आयुक्त। मैंने 16th फाइनेंस कमीशन पे हालांकि एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ था। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट किया है और उनका नाम है डॉक्टर अरविंद पनगरिया। ये नाम आपको पेपर में मिलेगा। डॉक्टर अरविंद पनगरिया को 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूवल दिया गया अंडर द आर्टिकल 280 सब क्लॉज 1। ठीक है, अरविंद पनगरिया कौन है? तो ही वॉज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। 2015 से 17 तक नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रहे हैं और इन्होंने G20 समिट को, या G20 जो मीटिंग हुई थी टर्की में, चाइना में, जर्मनी में, उसमें भी इंडिया को प्रेजेंट किया था, इंडिया की टीम को लीड किया था। ठीक है, इसके अलावा ऋत्विक रंजनम रेड पांडे, इन्हें सेक्रेटरी ऑफ द कमीशन या सचिव बनाया गया है। और रिसेंटली मैंने आपको डिस्कस किया था फरवरी की न्यूज में एक्चुअली कि 4 मेंबर को भी फाइनेंस कमीशन में अपॉइंट किया है, जिनमें से 3 फुल टाइम मेंबर और एक आपको पार्ट टाइम मेंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तरफ बात करते हैं। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। अगर आप बात करते हैं हमारे तीनों फोर्सेस के जो डायरेक्टर जनरल या हेड होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। बिकॉज जो आर हरि कुमार थे वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, इनका टेन्योर खत्म होने वाला है और अब जो सीनियर मोस्ट अगर हम बात करेंगे नेवल ऑफिसर के बारे में तो उनका नाम है वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। ये हमारी कंट्री के वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होंगे। ठीक है, इसके पहले अब ये क्या काम कर रहे थे? तो करेंटली ये सर्व कर रहे थे फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न नेवल कमांड। अब वेस्टर्न नेवल कमांड किसको दे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा संजय जसजीत सिंह को दे दिया गया है। इन्होंने दिनेश के त्रिपाठी को रिप्लेस करने का काम किया है, तो दिनेश के त्रिपाठी का नाम याद रखना है। नेक्स्ट पर्सन है दलजीत सिंह चौधरी, एसएसबी के चीफ अपॉइंट हुए हैं, सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, आप देख सकते हैं। दलजीत सिंह चौधरी हैज बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी, मतलब सशस्त्र सीमा बल, जो कि वन ऑफ द सेंट्रल आर्म फोर्स है हमारी। ठीक है, और नेपाल और भूटान का जो हमारा बॉर्डर एरिया है वहां पर उसे गार्ड करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो 30 नवंबर 2025 तक के लिए हुई है। 30 नवंबर 2025 तक दलजीत सिंह चौधरी एसएसबी के चीफ रहेंगे। एसएसबी का फॉर्मेशन बात करते हैं तो 1963 में हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करते हैं, हमारे गृह मंत्रालय के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगले पर्सन अपॉइंट हुए हैं अश्विनी गुप्ता। अश्विनी गुप्ता अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आपको मैंने समझाया था कि क्या होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां पर गवर्नमेंट की पॉलिसी काफी लिबरल होती है जिससे इन्वेस्टमेंट आए और बिजनेस को इजीली सेटअप किया जा सके। ऐसे जोन्स को हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं।
तो अश्वनी गुप्ता को अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का सीईओ बनाया गया है। इसके पहले ग्लोबल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे निशान मोटर में। इसके अलावा कुछ और बातें की गई हैं। गौतम अडानी, इन्हें री इलेक्ट किया गया है एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी है पहली बार हमारी कंट्री में 2000 में अनाउंस हुई थी कि जो बिजनेसेस को ऑब्स्टिकल फेस करने पड़ते हैं वो ऑब्स्टिकल फेस ना करने पड़े। और फाइनली पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था 2005 में, जिसके बाद 2006 से हमारे देश में अलग अलग एरिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अश्वनी साहब है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल के बारे में। इंपॉर्टेंट पर्सन है IMP। तो अब आपका एक और छोटा सा काम होगा कि आपको बिम्स्टेक के बारे में भी सारी बातें पता होना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स और स्टैटिक लिंक होते हैं। बिम्स्टेक में कितने मेंबर हैं, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर क्या है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो इंद्रमणि पांडे, इन्हें बिम्स्टेक का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। बिम्स्टेक का मतलब क्या होता है? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, बिम्स्टेक का फॉर्मेशन 1997 में हुआ था और ढाका बांग्लादेश में आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा। बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड इसके मेंबर नेशन है। सो बिम्स्टेक के डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा इंद्रमणि पांडे को। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं विकास सील। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक मैंने पहले भी याद करवाया था, डेवलपमेंट का काम होता है। डेवलपमेंट का क्या मतलब है? विकास करना। और विकास कौन करेगा? विकास जी करेंगे। तो विकास सील अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। 3 सालों के लिए इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। इसके पहले ये क्या कर रहे थे? इसके पहले ये करेंटली एडिशनल सेक्रेटरी एंड मिशन डायरेक्टर थे जल जीवन मिशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? क्योंकि ये स्कीम न्यूज में आ गई। तो जल जीवन मिशन को 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब यहाँ पे कुछ और अपॉइंटमेंट हुई है, जैसे कि हमने विकास सील जी के बारे में तो बात कर ली कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। अब ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनके एडवाइजर की बात कर लेते हैं। तो ये है स्मिता सारंगी हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट एशियन डेवलपमेंट बैंक इन मनीला, फिलीपींस। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन है सेंथिल पांडियन। इन्हें एम्बेसडर बनाया है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन जेनेवा। तो WTO में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे सेंथिल पांडियन। नेक्स्ट है परवीन कुमार। इन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का एडवाइजर बनाया गया है, IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का एडवाइजर। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की एडवाइजर बनी है और यहाँ पर IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के एडवाइजर बने हैं परवीन कुमार। नेक्स्ट है तनु सिंह पहली सेक्रेटरी बन गई हैं परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू WTO इन जेनेवा। नेक्स्ट पर्सन कौन है? हम बात करेंगे सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में मिल जाएगा आपको। 1992 में एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इसका फॉर्मेशन किया गया था। तो सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं G राम मोहन या फिर गोविंदपल्ली राम मोहन राव। इन्हें सेबी का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 3 years, 3 सालों के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट है अगेन RBI। तो देखिए RBI में एक तो गवर्नर होते हैं जो कि शक्तिकांत दास जी हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। उन 4 में से एक डिप्टी गवर्नर है माइकल पात्रा और इनका टेन्योर फर्दर 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। सो गवर्नमेंट अप्रूव्स 1 year एक्सटेंशन फॉर RBI डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा। 1 साल के लिए इनको एक्सटेंशन मिला है। इसके पहले भी इनको 1 साल के लिए एक्सटेंशन दिया जा चुका है। और कौन कौन से डिप्टी गवर्नर है RBI में? तो M राजेश्वर राव, T रविशंकर एंड स्वामीनाथन जे। ये 3 और RBI के डिप्टी गवर्नर आपको मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर एक कमेटी के बारे में जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं जस्टिस VR गवई।
जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जज है जस्टिस वी आर गवई। एक्चुअली जो लीगल सर्विस कमिटी है, इसका फॉर्मेशन लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर हुआ था, जिसका मकसद क्या है, वीकर सेक्शन को फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे कि नालसा वगैरह होती हैं, उसी तरीके से ये बॉडी है। इस कमेटी में एक चेयरमैन होते हैं जो कि वी आर गवई को बनाया गया है, और 9 और मेंबर होते हैं, और इन 9 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं सीजेआई, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट पी संतोष, इन्हें एनएआरसीएल का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये। एनएआरसीएल क्या होता है, तो एनएसीआर का मतलब है नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो बेड बैंक को मैनेज करती है, या बेड मनी या बेड बैंक इसको बोल दिया जाता है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं पी संतोष, जो कि पहले जनरल मैनेजर थे कैनरा बैंक के। पी संतोष, इन्हें अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, देखो डिटेल में हम इसलिए ज्यादा बात नहीं कर रहे, डिटेल के लिए तो डेली करंट अफेयर्स है, यहाँ पे हमें कंपाइलेशन देखना है, पूरी न्यूज को हमें कवर करना है, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट बात कर रही है जस्टिस प्रसन्ना, काफी प्रसन्न दिख रहे हैं, और इन्हें सुप्रीम कोर्ट का नया जज बनाया है। इसके पहले कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, अब इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया, और इनके जज बनते ही सुप्रीम कोर्ट अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट की जो जजों की स्ट्रेंथ है वो 33+1 है, मतलब 33 सुप्रीम कोर्ट में जज होंगे, और एक आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, मतलब टोटल 34। तो इनके अपॉइंटमेंट के बाद 34 की स्ट्रेंथ कंप्लीट हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, और इन्हें ओथ किसने कराई है, तो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इन्हें शपथ ग्रहण कराई है। नेक्स्ट बात करेंगे नीतीश कुमार, जो कि बिहार के 9th टाइम सीएम बन गए हैं। ठीक है, नीतीश कुमार जी 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इसके अलावा विजय कुमार और सम्राट चौधरी, इन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है बिहार स्टेट का। झारखंड में भी आप देख रहे हैं काफी उठापटक चल रही है, वैसे बिहार का भी ये मामला था, और बिहार के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार। मतलब पुराने भी यही थे, फिर से इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है, लेकिन अलग पार्टी से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रीति रजक। ये है प्रीति रजक, और ये इंडियन आर्मी की पहली वीमेन सूबेदार है। इंडियन आर्मी की पहली फीमेल सूबेदार है प्रीति रजक, और प्रीति रजक एक शूटर है, क्योंकि अभी फिलहाल ही प्रिपरेशन कर रही है फॉर द पेरिस ओलंपिक। इसके अलावा इन्होंने 19th एशियन गेम्स 2022 में होंगजाओ में सिल्वर मेडल भी जीता था। तो आपको इनका नाम याद रखना, और किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है प्रीति रजक, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन के बारे में। तो रणधीर जायसवाल को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्पोक पर्सन बनाया है, और इन्होंने रिप्लेस किया है अरिंदम बागची को। अरिंदम बागची को रिप्लेस किया है किसने, रणधीर जायसवाल ने, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन बन गए हैं। अच्छा, फिर अरिंदम बागची कहाँ गए? अरिंदम बागची वॉज अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन, और दूसरी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जेनेवा में, वहां पर इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए हैं वो अरिंदम बागची को बनाया गया है। तो अरिंदम बागची का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये नाम एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रखता है। डन, कुछ और पर्सन है वो देख लेते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं इंडियन नेवल कमांड के कमांडेंट के बारे में। ये वाइस एडमिरल विनीत मकार्थी हैं। विनीत मकार्थी को कमांडेंट ऑफ द इंडियन नेवल एकेडमी बनाया गया है। अब ये कौन है? एक्टर है ऋतिक रोशन। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ऋतिक रोशन को। ठीक है, चलिए अगले पर्सन है, ये है प्रवीण अच्युतन कुट्टी। ठीक है, प्रवीण अच्युतन कुट्टी, इन्हें आरबीआई ने अप्रूवल दिया है, और ये नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं डीसीबी बैंक के फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर। डीसीबी बैंक कहाँ मिलेगा? मुंबई में। मैंने आपको पहले भी बताया मैक्सिमम बैंक के हेडक्वार्टर मुंबई में, और 1930 में डीसीबी बैंक का फॉर्मेशन हुआ था। चलिए अगले पर्सन है रघुराम अय्यर, और रघुराम अय्यर को सीईओ बनाया गया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सीईओ कौन बन गए हैं? रघुराम अय्यर बन गए हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का फॉर्मेशन 1927 में होता है, और पहली वीमेन प्रेसिडेंट कौन है? पीटी उषा है, पीटी उषा। ठीक है, अच्छा मैंने ना
ऑलिव वुड के वाईटी पर जो करंट अफेयर्स क्लास स्टार्ट की थी वो 10 जनवरी से की थी, तो स्टार्टिंग के जो 9 डेज के करंट अफेयर्स है ना वो भी यहाँ पर अपॉइंटमेंट और सारी चीजें कंपाइलेशन में ऐड कर दी है मैंने, तो कुछ भी रहेगा नहीं, अगर आपके स्टार्टिंग के करंट अफेयर्स रह गए तो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं एक फीमेल क्रिकेटर के बारे में जिनका नाम है दीप्ति शर्मा, और दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने यूपी पुलिस में डीएसपी अपॉइंट किया है और 3 करोड़ रुपए का ज्वाइनिंग लेटर, मतलब 3 करोड़ अमाउंट के साथ एक ज्वाइनिंग लेटर भी दिया है। नेक्स्ट है वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास, इन्हें सदर्न नेवल कमांड कोच्चि का चार्ज दिया गया है। आप देखेंगे हमारे पास 3 नेवल कमांड है, एक है ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम इसका हेडक्वार्टर है, वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, और सदर्न नेवल कमांड जिसका हेडक्वार्टर है कोच्चि, और इसका ही चार्ज किसे दिया है, वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास को दिया गया है। डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर एक और अपॉइंटमेंट आई है बाय द आरबीआई। इंडियन अमेरिकन राजीव शाह अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑन वोट ऑफ द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में 3 साल के लिए, मतलब 2026 तक के लिए इंडियन अमेरिकन राजीव शाह को डायरेक्टर ऑन बोर्ड बनाया गया है। ठीक है, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। नेक्स्ट बात करते हैं, यह है रश्मि शुक्ला, इंपॉर्टेंट पर्सन है और ये महाराष्ट्र की पहली वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनी है। तो महाराष्ट्र की पहली महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बनी है, रश्मि शुक्ला। और रश्मि शुक्ला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इन्होंने एसएसबी को भी हेड किया है और सीआरपीएफ के भी एडिशनल डायरेक्टर जनरल रही हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है रश्मि शुक्ला, इनका नाम याद रखना है। ठीक है, अंत में कुछ और पर्सन है वो भी हम देख लेते हैं, मैक्सिमम पर्सन तो हमने कवर कर ही लिए हैं। नेक्स्ट है अरुणा नायर। अरुणा नायर को रेलवे बोर्ड का सेक्रेटरी बनाया गया है, रेलवे बोर्ड का सचिव बनी है अरुणा नायर। ओके, फिर निविया इंडिया, निविया इंडिया के एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट की गई है गीतिका मेहता। गीतिका मेहता निविया इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर बनाई गई है। एंड अगले है पुनीत चटवाल। पुनीत चटवाल को फेथ का चेयरमैन बनाया गया है। फेथ क्या होता है, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी। ठीक है, फेथ का नया चेयरमैन बने हैं पुनीत चटवाल। फेथ मतलब है फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी। डन। ये कुछ पर्सन थे जो पूरे महीने भर न्यूज में थे। मैंने कैटेगरी आप देख रहे होंगे, स्टार्टिंग में मैंने गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स और फिर बाद में प्राइवेट और अपॉइंटमेंट्स को रखा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थे, जहां पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको तो विशेष तौर पे याद रखना है। ठीक है, आइए हम बात करेंगे कुछ अवार्ड्स के बारे में जो इस मंथ दिए गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड दिया गया है वो है भारत रत्न। ठीक है, तो भारत रत्न इस साल दिया गया है फॉर्मर बिहार सीएम कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर जी सीएम रहे हैं बिहार स्टेट के 2 टाइम्स और एक बार डिप्टी सीएम भी रहे हैं, और एज अ पर्सन ये 49th नंबर के पर्सन है जिन्हें भारत रत्न दिया गया। ठीक है, भारत रत्न 1954 से दिया जा रहा है। एक साल में 3 लोगों से ज्यादा, मतलब मैक्सिमम 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कर्पूरी ठाकुर का नाम याद रखना है, फॉर्मर सीएम ऑफ बिहार कर्पूरी ठाकुर इज टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न पोस्टमसली, मतलब इनके निधन के बाद इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। इन्होंने पुअर के अपलिफ्टमेंट के लिए काफी काम किया है, इसलिए इन्हें जन नायक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट है, आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर जो कि पॉलिटिशियन है बिहार से, 2024 का भारत रत्न दिया गया है। 2019 में 3 लोगों को दिया गया था, नानाजी देशमुख, भूपेंद्र हजारिका एंड प्रणब मुखर्जी। एंड 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय आप देख सकते हैं। 2014 का इंपॉर्टेंट है सचिन तेंदुलकर, क्योंकि ये यंगेस्ट है और एकमात्र स्पोर्ट पर्सन है जिनको भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अवार्ड है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। 23 जनवरी को जब पराक्रम दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं नेताजी के बर्थडे पे, तभी इन अवार्ड को दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। बेसिकली कोई इंस्टीट्यूट या इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में अच्छा काम करता है तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें इंडिविजुअल को 5 लाख रुपए और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको 51 लाख रुपीज प्राइज मनी दी जाती है। इतनी चीजें क्लियर है? ओके, तो इस साल का ये अवार्ड दिया है 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को। ये जो 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल, इसका फॉर्मेशन 1942 में हुआ था और इन्होंने कई सारे कैंपेन रन किए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्टर में।
ठीक है, इसके अलावा फिर अवार्ड अनाउंस किए गए थे पद्म अवार्ड। तो पद्म अवार्ड का सेपरेट वीडियो आई होप आपने देख लिया, अगर नहीं देखा तो प्लीज उसको जाके देख लो, क्योंकि आने वाले एग्जाम में पद्म अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको तो पता है, अभी आप अप्रैल से पकड़ लो, अप्रैल से जो एग्जाम शुरू होंगे ना, दिसंबर तक सिर्फ आपके एग्जाम ही है, ठीक है ना। रेलवे है, एसएससी है, फिर बैंक के एग्जाम है, तो सारे एग्जाम आपको लाइन से मिलेंगे। तो पद्म अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और पद्म अवार्ड तो अभी अनाउंस हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट तो मार्च अप्रैल में होंगे ना, तो और भी उस समय बर्निंग इशू हो जाएगा वो। तो मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, कैटेगरी वाइज बनाया है, स्पोर्ट पर्सन कितने हैं, एनआरआई कितने हैं, तो एक बार आप उसको जरूर देख लेना, ठीक है। आइए बात करते हैं पद्म अवार्ड 2024 के बारे में। तो इन्हें भी रिसेंटली अनाउंस किया गया है, इन्हें भी 1954 से अनाउंस किया जा रहा है। और इस साल 132 पर्सन को पद्म अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। पद्म अवार्ड 3 कैटेगरी में होते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड पद्मश्री। सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 17 को, पद्मश्री 110 को, ठीक है। इन अवार्डों में, मतलब इन 132 अवार्ड्स में 30 वीमेन्स हैं, 8% जो है वो फॉरेनर या एनआरआई पर्सन है, 9% ऐसे हैं जिनको पोस्टुमस, मतलब उनके निधन के बाद अवार्ड दिया जा रहा है, और यहाँ पर 7 ऐसे पर्सन है जो किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है जिनको पद्म अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। इस बार 34 अनसंग हीरो को भी पद्म अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर केवल पद्म विभूषण की ही चर्चा की गई है। पद्म भूषण और पद्मश्री कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप सेपरेट वीडियो को फॉलो करें। तो 5 पर्सन है जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया है, इनमें कोई भी एनआरआई या फॉरेनर व्यक्ति नहीं है। 5 व्यक्तियों में से 3 पर्सन जो है वो आर्ट कैटेगरी से हैं, जैसे कि वैजंती माला तमिलनाडु से, फिर के चिरंजीवी आंध्र प्रदेश से, और पद्मा सुब्रमण्यम जो कि एक भरतनाट्यम डांसर है तमिलनाडु से। ये 3 पर्सन है जो जिन्हें आर्ट की कैटेगरी में पद्म विभूषण दिया है। एक पर्सन है जो कि पब्लिक अफेयर से है, जिनका नाम है एम वेंकैया नायडू, जो कि हमारी कंट्री के 13th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट, हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं, और एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनका जन्म इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब स्वतंत्र भारत में हुआ है, और आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अगले पर्सन जिन्हें पोस्टुमस अवार्ड दिया गया है, श्री विंदेश्वर पाठक। इनका रिलेशन सोशल वर्क से है, बिहार से एसोसिएटेड है, और सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर है, ठीक है। तो ये पर्सन्स थे जिनको रिसेंटली पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। आइए अब बात करते हैं जीवन रक्षक पदक के बारे में। तो इस साल 31 लोगों का नाम सजेस्ट किया गया था या अप्रूवल दिया गया था बाय द प्रेसिडेंट फॉर द जीवन रक्षक पदक। जीवन रक्षक पदक की बात करते हैं तो इनकी 3 कैटेगरी होती हैं। कौन कौन सी? एक होते हैं सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक, 3 लोगों को दिया गया है। फिर होते हैं आपके उत्तम जीवन रक्षक पदक, 7 पर्सन को ये अवार्ड दिया गया है। एंड देन होता है जीवन रक्षक पदक, 21 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। तो इस साल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो हमारी कंट्री की प्रेसिडेंट हैं, जीवन रक्षक अवार्ड अप्रूव किए गए हैं 31 इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। डन इतनी चीजें? ओके। अब इन पे साइन या सर्टिफिकेशन कौन देता है? यूनियन होम मिनिस्टर देता है। सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक जो कि 3 लोगों को दिया है, वो 3 लोगों के नाम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि एंटोनी वनमाविया जो कि मिजोरम से हैं, मेलोडी मिजोरम से हैं, और सूरज आर, ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में काम करते थे। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023। ये अवार्ड इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अवार्ड पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 इस साल दिए गए, जिसकी थीम थी वेस्ट टू वेल्थ। 2016 से इन अवार्ड को दिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, जो ये स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड है, इनका अब नेक्स्ट जो कैंपेन है वो इनिशिएट हो चुका है, मतलब 2024 के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट हो चुका है, जिसके लिए एक इनका एंथम भी है, नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। आइए बात करते हैं अवार्ड्स के बारे में। तो सबसे पहले क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड। तो क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड 2 सिटीज को दिया गया है, एक है सूरत जो कि गुजरात में है, एंड दूसरा है इंदौर। और इंदौर को 6 कॉन्जिक्यूटिव टाइम, 6वीं बार, लगातार 6वीं बार बेस्ट क्लीन सिटी का अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। एंड 3rd नंबर पे नवी मुंबई देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है, अब ये तो बड़ी सिटीज है, अब वो सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है। तो ऑल इंडिया क्लीन सिटी पॉपुलेशन जिनकी 1 लाख से कम है, तो फर्स्ट नंबर पे है सासवत, फिर पाटन और लोनावला। क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड महू को दिया गया है, महू आपको एमपी में देखने को मिलेगा। वेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर चंडीगढ़ को दिया गया है। क्लीनेस्ट गंगा टाउन, वो शहर जो गंगा नदी के किनारे है, तो क्लीनेस्ट वाराणसी एंड प्रयागराज। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट स्वच्छता सर्वेक्षण में जिन स्टेट ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है, महाराष्ट्र, देन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ आपको मिलेंगे। डन। तो ये आपको याद रखना है, छोटी सी लिस्ट है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड। तो इसरो की टीम को रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। आपको पता है कि 2023 में चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई थी चंद्रमा पे, ठीक है। तो इसलिए इसरो की टीम को यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अचीवमेंट क्लियर है आपको यहाँ पर। इसके अलावा आप देखेंगे इन अवार्ड को किसने लॉन्च किया था, तो लॉन्च बाय द नेशनल टीवी चैनल CNN न्यूज 18 और इनका 13th नंबर का एडिशन था, 13th नंबर का एडिशन था। फिर कुछ और पर्सन है जैसे कि इंडियन ऑफ द ईयर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को दिया गया है इंडिविजुअल कैटेगरी में। स्पोर्ट्स में नीरज चोपड़ा को, राइजिंग स्पोर्ट्स स्टार में जो आपके चेस ग्रैंड मास्टर है R प्रज्ञानंदन, और बिजनेस के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा को दिया है। तो अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। नाउ मूव करते हैं फिल्म एंड टेलीविजन की दुनिया में। हम बात करेंगे 69th फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में, जिसे रिसेंटली गुजरात गांधीनगर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया और इस इवेंट को होस्ट किया था करण जौहर ने। याद रखने वाली बात यह है कि ये 69th नंबर का एडिशन था। नाउ बात करेंगे बेस्ट फिल्म। तो बेस्ट फिल्म मिला है 12th फेल को। आई होप आपने देखी होगी, अच्छी फिल्म है, काफी अच्छी फिल्म है। और इसके डायरेक्टर हैं विधु विनोद चोपड़ा, जिन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है, और बेस्ट स्क्रीन प्ले भी 12th फेल को मिला है। नाउ बात करेंगे बेस्ट एक्टर इन द लीडिंग रोल। तो बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर रहे हैं फॉर द एनिमल, एंड बेस्ट एक्ट्रेस रही है लीडिंग रोल आलिया भट्ट, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। नाउ बात करते हैं सपोर्टिंग रोल में। तो बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल में विक्की कौशल रहे हैं, और बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग रोल में शबाना आजमी रही हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डेविड धवन को मिला है। बेस्ट स्टोरी अमित राय की OMG 2 को मिली है, और फिल्म फेयर अवार्ड 1954 से दिए जा रहे हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है अबाउट द फिल्म फेयर अवार्ड। नाउ मूव करते हैं 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ठीक है। 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड जिसे होस्ट किया था कॉमेडियन एक्टर जॉय को ने, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर नॉमिनेशन की बात करते हैं तो बारबी मूवी को सबसे ज्यादा नॉमिनेशन मिले हैं, ठीक है। उसके बाद है आपकी ओपनहाइमर। तो बारबी मूवी और ओपनहाइमर को सबसे ज्यादा नॉमिनेशन दिए हैं। ओपनहाइमर तो अभी एकेडमिक अवार्ड या फिर आपके जो ऑस्कर अवार्ड है उसके लिए भी नॉमिनेटेड है, ठीक है। पहली बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड को 1944 में दिया गया था लॉस एंजलिस में। आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्या कोई इंडियन है जिन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है? आंसर है यस, AR रहमान फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया था स्लम डॉग मिलेनियर के लिए। इसके अलावा आपने RRR जो मूवी उसका नाटू नाटू सॉन्ग देखा होगा, तो पहला एशियन सॉन्ग है जिसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। ये 80th जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड हुए थे उसमें RRR के नाटू नाटू को मिला था। अभी हम बात कर रहे हैं 81st। तो 81st में आप देखेंगे बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया गया है क्रिस्टोफर नोलन को, जो कि ओपनहाइमर के ही डायरेक्टर है। और बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड किसे दिया है? सिलियन मर्फी को, जो कि ओपनहाइमर के ही एक्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो ओपनहाइमर को सबसे ज्यादा नॉमिनेशन के साथ अवार्ड भी मिले हैं। बारबी और ओपनहाइमर को मैक्सिमम नॉमिनेशन गए थे। नेक्स्ट है एमी अवार्ड्स। तो एमी अवार्ड लॉस एंजलिस में दिए गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 75th प्राइम टाइम एमी अवार्ड से मतलब कौन सा एडिशन है ये? 75th मतलब 75वें नंबर का है। हमारा रिपब्लिक डे भी 75वें नंबर का है, एमी अवार्ड भी 75वें नंबर के हैं, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं द बियर एंड सक्सेशन। इन दोनों को सबसे ज्यादा अवार्ड एमी अवार्ड में मिले हुए हैं। 16 अलग अलग कैटेगरी में एमी अवार्ड दिए गए हैं। तो बेस्ट ड्रामा सीरीज रही है सक्सेशन। बेस्ट ड्रामा सीरीज कौन सी रही है? सक्सेशन रही है। बेस्ट एक्टर कौन रहे हैं? तो सक्सेशन के एक्टर है जिनका नाम है कीरन कल्किन। और बेस्ट एक्ट्रेस भी सक्सेशन की है जिनका नाम है सारा स्नूक। बेस्ट कॉमेडी सीरीज कौन सी है? द बियर है, ठीक है। एमी अवार्ड को अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टाइम एमी अवार्ड्स 1949 में दिए गए थे। एमी अवार्ड की स्टार्टिंग 1948 से हुई थी, ठीक है। 6 एडिशन मतलब 6 अलग अलग अवार्ड यहाँ पे प्रेजेंट किए जाते हैं टेलीविजन पर्सनालिटी को एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स को। नेक्स्ट अवार्ड के बारे में बात करते हैं जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने डिक्लेयर किया था राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। नाम में लिखा है खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, तो ऑब्वियस सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इनको देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 अलग अलग कामों के लिए अवार्ड दिए गए हैं। पहला है
उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड बेसिकली कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो स्पोर्ट के सेक्टर में स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए काम करता है, लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए काम करता है, ऐसे इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड दिया जाता है। तो उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड, इन्हें एंगेजमेंट टू स्पोर्ट थ्रू द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। वहीं जैन डीम टू बी यूनिवर्सिटी है बेंगलुरु की, इन्हें अवार्ड दिया गया है फॉर आइडेंटिफाइंग एंड नर्चरिंग बर्डिंग एंड यंग टैलेंट। ठीक है, अब राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की शुरुआत 2009 में हुई थी। कब अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी? 2009 में इन अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है VSI अवार्ड। अभी क्या है ये अवार्ड देख लेते हैं हम। दीपा भंडारे makes history as the first female to receive the VSI award। तो पुणे बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है वसंत दादा सुगर इंस्टीट्यूट, उसे ही बोला जा रहा है VSI इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो पहली अब फर्स्ट फीमेल बन गई जिन्हें VSI अवार्ड मिला है, वो है दीपा भंडारे। दीपा भंडारे ने को ये अवार्ड मिला है, किसने दिया है? तो ये अवार्ड इन्हें दिया है शरद पवार जी के द्वारा। बेस्ट एनवायरमेंट ऑफिसर अवार्ड है ये। नेक्स्ट है एक स्कीम जिसे अवार्ड मिला है बेस्ट इनोवेशन अवार्ड। तो बेस्ट इनोवेशन अवार्ड मिला है स्वामित्व स्कीम को। ठीक है, इस स्कीम के बारे में आपसे बात कर लेती हूँ। तो ये जो स्कीम है बेसिकली इसकी नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज स्वामित्व स्कीम की नोडल एजेंसी है। स्वामित्व स्कीम को 24 अप्रैल 2021 में लॉन्च किया गया था बाय द नरेंद्र मोदी। ठीक है, स्वामित्व स्कीम का मकसद क्या है? जो रूरल एरियाज में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं आपके जमीन को लेके, उनको सॉल्व करना। ठीक है, हर एक व्यक्ति को प्रॉपर्टी राइट मिल सके, इस बात को इंश्योर करने के लिए स्वामित्व स्कीम को लॉन्च किया गया था। फुल फॉर्म क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया, और एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है और इसे बेस्ट इनोवेशन अवार्ड दिया गया है। चलिए अब केरला की एक सिंगर के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है सुचित्रा सतीश। और अभी जब हमारा COP28 मीटिंग था वहां पर इन्होंने दुबई में एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, मतलब एक परफॉर्मेंस किया था, और उन्होंने 140 लैंग्वेजेस में गाना गाया था। इसलिए इनका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो गया है, क्योंकि इन्होंने 140 लैंग्वेजेस में गाना गाया, जिनमें से 101 फॉरेन लैंग्वेज और 39 इंडियन लैंग्वेज थी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है रंजन गोगोई साहब, जो कि हमारे फॉर्मर CJI भी रहे हैं और राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं। तो रंजन गोगोई टू गेट असम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। असम का सबसे बड़ा जो सम्मान होता है उसका नाम है असम वैभव अवार्ड। ठीक है, तो असम वैभव अवार्ड हेमंत विश्व शर्मा जी के द्वारा रिसेंटली किसे देने का अनाउंसमेंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा रंजन गोगोई साहब को देने का अनाउंसमेंट किया है। अब यहाँ पे जो राम मंदिर बना है अयोध्या में, जब इस राम मंदिर का फैसला हो रहा था तो 5 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई थी। तो उस बेंच को हेड भी कौन कर रहे थे? रंजन गोगोई साहब ही कर रहे थे। ठीक है, 10 फेब को ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। 5 लाख रुपए यहाँ पे प्राइज मनी होती है। अगले पर्सन जो न्यूज में, उनका नाम है गिन्नी इन्फेंटिनो। ठीक है, गिन्नी इन्फेंटिनो जो कि फीफा के प्रेसिडेंट है। ठीक है, फीफा के प्रेसिडेंट है और इनको एक अवार्ड मिल रहा है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इंटरनेशनल स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दुबई में किसे दिया गया? तो फीफा के प्रेसिडेंट गिन्नी इन्फेंटिनो को दिया गया है। इस अवार्ड का ये 12th एडिशन था। 2012 में अवार्ड की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है विंग्स इंडिया अवार्ड्स। ठीक है, 2024। तो अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं। 4th एडिशन था विंग्स इंडिया अवार्ड्स का। तो अगर हम देखें बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड की कैटेगरी, सबसे पहले तो बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड 2 एयरपोर्ट को मिला है। एक है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि आपको बेंगलुरु में मिल जाएगा, और दूसरा है आपका दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ज्योति आदित्य सिंधिया ने हैदराबाद में सेरेमनी में अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए थे। अगर बात करेंगे इनोवेशन कैटेगरी में, अवार्ड मिला है मुंबई को। ठीक है, और वहीं अगर सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट को अवार्ड दिया गया। तो मुंबई एंड दिल्ली एयरपोर्ट इमर्ज एज इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी चैंपियन रिस्पेक्टिवली। अगर बात करें बेस्ट कार्गो सर्विस अवार्ड किसे मिला है? तो स्काईवेज को मिला है। बेस्ट एयरलाइन या एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो विस्तारा टाटा एयरलाइंस को मिला हुआ है। इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के लिए एयर इंडिया को, डोमेस्टिक कनेक्टिविटी के लिए इंडिगो को, रीजनल कनेक्टिविटी के अलायंस एयर को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट है स्टेट चैंपियन अवार्ड। तो विंग्स इंडिया ने, मतलब कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने एविएशन सेक्टर में सबसे ज्यादा काम किया है, नए एयरपोर्ट्स बने हैं एटसेट्रा, तो उत्तर प्रदेश ने यहाँ पे टॉप किया है, उत्तर प्रदेश ने यहाँ पे टॉप किया है। क्लियर। ये पूरा इवेंट फिक्की, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ब्लू डॉट की फॉर्मर एमडी जिनका नाम है तुलसी एन मीराचंदनी को दिया गया है। ठीक है, ये पोस्टर शिफ्ट हो गया है। प्रधानमंत्री, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे 26 जनवरी की रिपब्लिक डे में ये जो अवार्डी हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने लोगों को दिए गए? तो 19 चिल्ड्रन को इनके एक्सेप्शनल अचीवमेंट या वर्क के लिए दिया गया। 19 बच्चों को। कौन बच्चे होते हैं? ऐसे बच्चे जो 5 से लेकर 18 ईयर्स के बीच के होते हैं और 7 कैटेगरी ब्रेवरी, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट, इनोवेशन, साइंस टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस एंड स्पोर्ट्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ऐसे बच्चों को राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति बाल पुरस्कार या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और इस साल 19 पर्सन को दिए गए हैं। इनमें से एक व्यक्ति या एक पर्सन ऐसे है, एक बच्चा ऐसा है जिसको ये अवार्ड पोस्टरनमस दिया गया है, मतलब उनकी डेथ के बाद दिया गया है। उनका नाम है आदित्य विजय, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, ब्रेवरी के लिए दिया गया है। इसके अलावा आपको एक और नाम याद रखना है, कुचिपुड़ी डांसर है जिनका नाम है पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया। इन्हें भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया है। ठीक है, कुचिपुड़ी डांसर है। नेक्स्ट बात करेंगे जॉय अवार्ड के बारे में। फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस बन गई हैं आलिया भट्ट, जिन्हें सऊदी अरेबिया का जॉय अवार्ड दिया गया है। फर्स्ट इंडियन नहीं है ये, फर्स्ट इंडियन वीमेन है, क्योंकि इसके पहले शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन को भी अवार्ड मिल चुका है, लेकिन पहली बार किसी इंडियन एक्ट्रेस को जॉय अवार्ड दिया गया है सऊदी अरेबिया में, और वो कौन है? आलिया भट्ट है। डन। चलिए नेक्स्ट है MS स्वामीनाथन अवार्ड। MS स्वामीनाथन को सभी लोग जानते हैं, ठीक है, डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे MS स्वामीनाथन को। ग्रीन रिवोल्यूशन से इनका रिलेशन है। तो जो लोग, जो साइंटिस्ट अच्छा काम करते हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रोनॉमी, उनको ये अवार्ड दिया जाता है बेसिकली। तो प्रोफेसर वी आर कंबोज को प्रेस्टिजियस MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया है इन द फील्ड ऑफ एग्रोनॉमी। VR कंबोज वाइस चांसलर ऑफ द चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और थावर चंद्र गहलोत जी के द्वारा ये अवार्ड उन्हें रिप्रेजेंट किया गया। MS स्वामीनाथन अवार्ड की शुरुआत 2004 में हुई थी। बाइनियल अवार्ड है ये, ठीक है, और इस अवार्ड में 2 लाख रुपए कैश प्राइज मनी दिया जाता है। नेक्स्ट अवार्ड बात करेंगे हम यहाँ पे नृत्य कला निधि अवार्ड। तो ऑब्वियस सी बात है, नृत्य कला निधि अवार्ड है तो किसी डांसर को ही दिया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो क्लासिकल डांसर एंड कोरियोग्राफर है जिनका नाम क्या है? वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी। ठीक है, इन्हें नृत्य कला निधि अवार्ड दिया गया है। 17 डांस फेस्टिवल कहाँ हो रहा था? म्यूजिक एकेडमी चेन्नई में हो रहा था। इन्हें अवार्ड दिया है। हर साल ये अवार्ड दिए जाते हैं डांसर को मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023। ये कैंपेन चल रहा है, आपको पता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के एक प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आत्मनिर्भर भारत उत्सव हो रहा था, वहां नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। टोटल 24 अवार्ड 3 अलग अलग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज है, फिर स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरी और इंडियन मिशन अवार्ड के लिए है। ठीक है, आइए हम इनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट अवार्ड जिन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रमोट किया है। तो सबसे पहले नंबर पे है अलूरी सीताराम राजू। याद आया कुछ मूवी का नाम? हाँ वही, अलूरी सीताराम राजू, आंध्र प्रदेश। अरकू कॉफी के लिए इन्हें गोल्ड दिया गया है। ठीक है, आपको डिस्ट्रिक्ट और उनके प्रोडक्ट थोड़े से ध्यान में रखने हैं। उत्तरकाशी का प्रोडक्ट है रेड राइस, इसे सिल्वर दिया गया है उत्तराखंड से। फिर है सोपियन, जम्मू एंड कश्मीर के एप्पल्स हैं ये, इन्हें ब्रोंज दिया है। और ब्रोंज यहाँ पे कंधमाल हल्दी को भी दिया है। कंधमाल टर्मरिक उड़ीसा से बिलोंग करती है, इसे ब्रोंज दिया। और ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि कंधमाल हल्दी कहाँ से बिलोंग करती है? उड़ीसा स्टेट से। GI प्रोडक्ट भी है क्योंकि ये। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट अवार्ड नॉन एग्रीकल्चर कैटेगरी में। तो नॉन एग्रीकल्चर कैटेगरी में आप देखेंगे सबसे पहले नंबर पे है, सबसे फर्स्ट नंबर पे है ककीनाडा, आंध्र प्रदेश। यहाँ के उपादा जमदानी साड़ी, यहाँ की साड़ी को दिया गया है गोल्ड। नेक्स्ट है बंडा, उत्तर प्रदेश में, इसके सजर स्टोन क्राफ्ट को सिल्वर दिया गया है। नेक्स्ट क्या है?
श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश से, पोंड्रू कॉटन साड़ी, तो आंध्र प्रदेश की 2 साड़ियां हो गई, इसे ब्रोंज दिया गया है। और कुर्नूल, कुर्नूल का आप देखेंगे आंध्र प्रदेश से, और हैंडलूम सिल्क साड़ी ब्रोंज मेडल दिया है। तो आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश की 3 साड़ियां हैं जिनको अवार्ड दिया गया है। अब कैटेगरी देखते हैं, स्टेट, बड़े स्टेट की कैटेगरी और छोटे स्टेट की कैटेगरी, ठीक है। तो स्टेट ए कैटेगरी में आप देख रहे हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश को गोल्ड, देन गुजरात को सिल्वर, फिर महाराष्ट्र, पंजाब एंड राजस्थान ब्रोंज मेडल पे है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश गोल्ड और गुजरात सिल्वर याद रखना है। यहाँ पर आप स्टेट बी कैटेगरी में जम्मू एंड कश्मीर को गोल्ड मिला है, फिर उत्तराखंड को सिल्वर, मेघालय एंड सिक्किम को ब्रोंज मेडल मिला है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश को फर्स्ट मिला है, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को फर्स्ट मिला है। अब बात करते हैं हमारे जो कॉन्सुलेट जनरल हैं इंडिया के, अलग अलग शहरों में दूतावास होते हैं ना, उनके प्रोडक्ट, उनके कामों को देखते हैं। तो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया वैंकूवर गोल्ड, फिर इसके अलावा न्यूयॉर्क के कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया को सिल्वर, और हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया निकोसिया को ब्रोंज मिला है। तो ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अवार्ड्स हमने देख लिए। अंत में कुछ शॉर्ट अवार्ड देख लेते हैं, जैसे कि शक्ति पंप लिमिटेड या शक्ति पंप इंडिया ने अपना एक और पेटेंट फाइल किया है, और उनको एक और नया 9th पेटेंट अवार्ड मिल गया है। किसके लिए? सोलर फ्लोर मिल इनोवेशन, जो आपकी गेहूं पीसने वाली मशीन होती है, चक्की, फ्लोर मिल, वो सोलर तरीके से चल रही है, ये इनका इनोवेशन है जिसके लिए इन्होंने पेटेंट कराया है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अवार्ड, जो कि दिया गया है बाय द ICAI, ठीक है। तो ये अवार्ड मिला है REC लिमिटेड, जो कि महारत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी है हमारे देश की, और इन्हें एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अवार्ड दिया है REC लिमिटेड को। नेक्स्ट है, अब है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। सो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यूपी गौरव सम्मान अनाउंस किए हैं, और 2 लोगों को यूपी गौरव सम्मान दिए गए हैं। एक है डॉक्टर रितु, जो कि आपकी साइंटिस्ट है, इनका एसोसिएशन चंद्रयान और मंगलयान मॉम मिशन से भी रहा है। एंड नेक्स्ट पर्सन है नवीन, तो नवीन एक एंटरप्रेन्योर है। अगला अवार्ड है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड। नेक्स्ट अवार्ड का नाम क्या है? फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन लीगल एंड पब्लिक लाइफ के लिए दिया गया है। किसे? अजीत मिश्रा को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड दिया गया है। क्लियर? तो ये कुछ हमारे अवार्ड्स थे जो पूरे जनवरी में दिए गए थे, उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। डन इतनी चीजें? ओके। सेशन लेंदी हो सकता है क्योंकि पूरे महीने भर की चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। अब बस 2 कैटेगरी बची हैं, बुक्स एंड ऑबिचुरीज। बुक्स एंड ऑबिचुरीज थोड़ी थोड़ी सी होती है, हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे। तो पहली बुक आपको दिखाई दे रही है कन्वर्सेशन विद औरंगजेब, और इस बुक की राइटर कौन है? तो चारू निवेदिता की बुक का नाम है कन्वर्सेशन विद द औरंगजेब, ठीक है। नेक्स्ट एक बुक है जिसका नाम है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन। गांधी जी की लाइफ 3 कैंपेन, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह और क्विट इंडिया मूवमेंट के समय महात्मा गांधी जी की लाइफ क्या थी, उनकी थॉट प्रोसेस क्या थी, वो बात यहाँ पर बताई गई है। इस बुक के राइटर कौन है? MJ अकबर। बुक के राइटर कौन है? MJ अकबर, ठीक है। नेक्स्ट बुक की बात करते हैं, एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। तो सुधा एंड नारायण मूर्ति की लाइफ के बारे में, उनकी लव लाइफ के बारे में इस बुक में बताया गया है, ठीक है। और इस बुक की अगर हम राइटर की बात करते हैं तो चित्रा बैनर्जी इसकी राइटर है। इतना ही पूछा जा सकता है ना बुक से तो यार, कि बुक कौन ने लॉन्च की है, या फिर उसकी राइटर कौन है, या किस पे बेस्ड है बुक। नेक्स्ट बात करते हैं, अब यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा एक बुक रिलीज की गई थी, और उस बुक को लिखा था मनसुख मंडाविया ने। ये मनसुख मंडाविया जी हैं और ये जगदीप धनखड़ जी हैं। तो मनसुख मंडाविया की एक बुक है जिसका नाम है उर्वरक आत्मनिर्भर की राह, या इंग्लिश में इसको बात करते हैं तो फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी। और इस बुक को लिखा है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने, और बुक को रिलीज किसने किया है? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने किया है। ये बुक पूछी जा सकती है क्योंकि यहाँ पे इसमें मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया है फर्टिलाइजर के सेक्टर में, तो वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं। नेक्स्ट बुक जो कि अमित शाह जी के द्वारा आसाम में जाके लॉन्च की गई थी, आसाम ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन। तो लचित बरफुकन आपको पता है अहोम किंग थे, और इन्होंने जो बैटल ऑफ सराय घाट है मुगलों के खिलाफ पार्टिसिपेट भी किया था, फाइट भी की थी। तो असम ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन पुस्तक को लॉन्च किया गया है, कहां पर? आंसर हो जाएगा आसाम में लॉन्च किया है, अमित शाह जी ने लॉन्च किया। इस बुक को लिखा किसने है? अरूप कुमार दत्ता की पुस्तक है ये, अरूप कुमार दत्ता की पुस्तक है ये। नेक्स्ट बुक है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, इंपॉर्टेंट बुक है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी।
हमारे जो फॉर्मर आर्मी चीफ रहे हैं MM नरवरे, तो जनरल मनोज मुकुंद नरवरे की बुक का नाम है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। इस बुक को रिसेंटली रिलीज किया है। ये हमारी कंट्री के 28 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ठीक है, MM नरवरे। इनकी बुक का नाम याद रखना है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। चलिए नेक्स्ट बुक है जो रिसेंटली लॉन्च की गई है, एक समंदर मेरे अंदर। तो एक समंदर मेरे अंदर बुक किसने लिखी है, ऑथर कौन है, संजीव जोशी है। बेसिकली एक 75 पोयम का कलेक्शन है ये, 75 पोयम्स का एक कलेक्शन है ये, ठीक है, एक समंदर मेरे अंदर। और संजीव जोशी कौन है, तो ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी CEO हैं। इन्होंने एक बुक को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हेमंत विश्व शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने फर्स्ट वॉल्यूम लॉन्च किया है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम 1947 टू 1971। इसका वॉल्यूम 2 भी आना है, इसका वॉल्यूम 3 भी आना है बाय द 2025। तो फिलहाल वॉल्यूम 1 को लॉन्च किया गया है बाय द हेमंत विश्व शर्मा, ठीक है। इसके ऑथर कौन है, तो इस बुक के कंपाइलेशन के ऑथर हैं डॉक्टर राजेंद्र सेकिया। नेक्स्ट है वाई भारत मैटर्स। इस बुक को भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, लॉन्च बाय द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर बुक। तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब हमारे विदेश मामलों के मंत्रालय को संभालने वाले S जयशंकर की लेटेस्ट बुक है वाई भारत मैटर्स, ठीक है। इसके पहले इनकी एक और बुक रही है, आप देख सकते हैं, द इंडियन वे, स्ट्रेटेजीज फॉर द अनसर्टेन वर्ल्ड। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक कॉफी टेबल बुक को भी लॉन्च किया था जब वो तिरुचिरापल्ली के विजिट में थे, ठीक है। बुक का नाम क्या है, श्रीरंगम। ये श्रीरंगम टेम्पल आपको देखने को मिल रहा है, जो कि द्रविड़ आर्किटेक्ट है। और श्री रंगम टेम्पल का क्या रिच कल्चर रहा है, क्या यूनिकनेस है, क्या ट्रेडिशन है, कौन से फेस्टिवल्स होते हैं यहाँ पे, तो ये सारा इस टेम्पल के बारे में बताया गया है। एक कॉफी टेबल बुक को लॉन्च किया है, द बुक श्रीरंगम द रेस्प्लेडेंट किंगडम, ठीक है, ऑफ रंगराज बाय द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन वॉज लॉन्च। तो ये बुक द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन ने लॉन्च की है। इस बुक में श्रीरंगम टेम्पल और जो किंगडम था, किंगडम ऑफ रंग राजा के बारे में यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। डन। अंत में बात करते हैं ऑबिचुरीज, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जिनकी डेथ हो गई है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रभा आत्रे। जब मैंने इनके बारे में पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था ये क्वेश्चन पेपर में आपको छपी हुई मिलेंगी, कहीं ना कहीं पेपर में आएंगी, ठीक है। तो प्रभा आत्रे फेमस क्लासिकल सिंगर रही हैं। हिंदुस्तानी किराना घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से इनका एसोसिएशन रहा है। खास बात यह है प्रभा आत्रे जी के बारे में, इन्हें तीनों पद्म अवार्ड मतलब पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री तीनों अवार्ड मिले हुए हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शी पास्ड अवे रिसेंटली। इन्हें सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्म विभूषण 2022 में दिया गया था। नेक्स्ट पर्सन है डॉक्टर नित्या आनंद और इन्हें भी पद्मश्री दिया गया है। ही पास्ड अवे। इन्हें क्यों जाना जाता है, इन्हें इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने फर्स्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली बनाई है। तो सहेली के फाउंडर हैं बेसिकली डॉक्टर नित्या आनंद, और ये चेयरमैन भी रहे हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के 1974 से 1984 के बीच में, इसलिए इनका नाम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगले पर्सन है सुखबीर सिंह गिल। सुखबीर सिंह गिल का रिलेशन हॉकी से रहा है, इनकी भी डेथ हो गई और चंडीगढ़ के पहले हॉकी प्लेयर हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया है। इन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में हमारी टीम को रिप्रेजेंट किया था। इसके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप कोलालमपुर में और FIH चैंपियन ट्रॉफी जर्मनी में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। नेक्स्ट प्लेयर के नाम है मारियो जगेलो, ठीक है, मारियो जगेलो, और ये ब्राजीलियन फुटबॉलर थे। इनकी भी डेथ हो गई है। एज अ पर्सन मतलब एज अ स्पोर्ट्समैन, एज अ प्लेयर एंड एज अ कोच, दोनों तरीके से इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया और ऐसा करने वाले ये पहले पर्सन है। एज अ प्लेयर भी जिन्होंने फीफा में पार्टिसिपेट किया और एज अ कोच भी पार्टिसिपेट किया हो। तो आपको याद रखना है कि ये ब्राजील के फुटबॉलर थे, मारियो जगेलो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनका नाम है उस्ताद राशिद खान। ही पास्ड अवे। हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर रहे हैं उस्ताद राशिद खान, ठीक है। इनका अगर घराना या गायकी स्टाइल हम देखते हैं, सिंगिंग स्टाइल देखते हैं, तो रामपुर सहसबान गायकी जो कि रिलेट करती है ग्वालियर घराना से, ये इनकी गायकी का स्टाइल रहा है। इन्हें भी पद्मश्री अवार्ड मिला है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2006 में, पद्म भूषण भी दिया गया है 2002 में। तो पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, इसलिए आपको उस्ताद राशिद खान का नाम याद रखना है।
नेक्स्ट है एक उर्दू पोइट जिनका नाम था मुनव्वर राना, जिन्होंने माँ के ऊपर कई सारी कविताएं लिखी हैं। उर्दू भाषा के कवि थे। इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड भी दिया गया था, साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया था। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है कि उर्दू पोइट मुनव्वर राना पास्ड अवे रिसेंटली। नेक्स्ट है वेद प्रकाश नंद। प्रोफेसर वेद प्रकाश नंद रिसेंटली पास्ड अवे, और इन्हें 2018 में आप देख सकते हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इन्हें लीगल एजुकेशन, एकेडमिक और लीगल एजुकेशन कैटेगरी में अवार्ड दिया गया था, पहली चीज, और ये इंडियन डायस्पोरा है यूएसए में। डन। तो ये कुछ ऑबिचुरीज थी जो इंपॉर्टेंट थी पूरे मंथ की, वो हमने डिस्कस कर ली। तो जाते जाते इस क्वेश्चन का आंसर देके जाना। अगर आपको अवार्ड्स याद है तो अवार्ड से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड, इसमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच है? 5 आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन है। जो सही आंसर आपको लगता है आप हमें कमेंट में दीजिएगा। अगर आप टेबल याद कर पा रहे होगे तो डेफिनेटली इसका आंसर आप कर दोगे। बाकी सारी बातें अगला जो कंपाइलेशन है बहुत जल्दी लेकर आते हैं। अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर, एंड जाते जाते लिंक को शेयर कर देंगे एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे।